नमस्कार, हम हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर। नई दिल्ली के जंतर मंतर जो है बहुजन समाज द्वारा जो है विशाल रूप में यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया है। कुछ मांगे रखी गई हैं, आइए जानते हैं। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये धरना प्रदर्शन क्यों किया गया है। पहले हम इनका परिचय जान लेते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र बाबू है। मेरे साथ गाजियाबाद से आए हैं श्री चरण सिंह जी, ये मेरे साथी हैं। सर, आज जो यहाँ पर आप लोग हजारों की संख्या में एकत्रित हुए, किन उद्देश्यों को लेकर के ये धरना प्रदर्शन किया गया? क्या कुछ मांगे रही आप लोगों की? देखो, मांगे तो सारी चलती ही रहती हैं, लेकिन आज विशेष रूप से जो धरना प्रदर्शन था, जो अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को, जो संविधान के शिल्पकार हैं, महामानव हैं, दुनिया में उनकी अपनी छवि है, अपनी पहचान है, उनके लिए कुछ गलत शब्दों का प्रयोग किया था। इसलिए खास करके आज धरना प्रदर्शन था। उसी धरना प्रदर्शन में हम लोग आए हुए हैं। सर, कई बार देखा गया है कि आज भी जो है कई नेताओं द्वारा सुना भी जाता है कि छुआछूत तो अब है ही नहीं। क्या लगता है आपको कि छुआछूत है ही नहीं? कुछ जातियों द्वारा भी ये कहा जाता है कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाए, अब आरक्षण की जरूरत नहीं है। क्या लगता है कि इक्वल हो चुके हैं सभी समाज के लोग? अगर इक्वलिटी हो जाती है तो छुआछूत ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। इक्वलिटी का मतलब यह है, जब जहां आप बैठ सकते हैं वहां हम बैठ सकते हैं। जो जिस मतलब आप देखिए, जैसे हमारे यहाँ हमारे आज बच्चों को कहीं घड़े से पानी पीने पे मारा जा रहा है, किसी को मूछ रखने पे उसका कत्ल किया जा रहा है, घोड़ी चलने पे मारा जा रहा है। तो ये क्या है, इसको इक्वलिटी कहेंगे? आईपीएस को अपनी बारात निकालने के लिए पुलिस की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आईपीएस को अभी अभी भी एक मैं कल देख रहा था, तो उसमें कोई पुलिस का बंदा है, उसको जो ना अपने उसमें शादी में ले जाने की जरूरत पड़ी, पुलिस को बुलाने की जरूरत पड़ी घोड़ी पर बैठने के लिए। उस घोड़ी क्वालिटी आ गई तो ये सब चीजों की क्या जरूरत है? तो अभी लगता है कि समाज अभी इक्वल नहीं हुआ, अभी बहुत नहीं ये जो है, देखिए बाबा साहब ने एक बात कही थी। बाबा साहब ने बहुत सुंदर, विश्व का सबसे सुंदर संविधान बनाया, और जब बाबा साहब ने जब संविधान को प्रेजेंट किया तो उन्होंने कुछ प्रश्नों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि ये संविधान चाहे जितना अच्छा हो, अगर जिनके हाथों में ये रहेगा, जो इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, जो अगर वो लागू करने वाले अगर जो है ना सही नहीं होंगे, तो संविधान सही साबित नहीं होगा। तो संविधान चाहे जैसा भी हो, अगर लागू करने वाले ठीक होंगे तो संविधान बहुत ही सर्वोत्कृष्ट और उत्तम साबित होगा। सर, आज भी हम देखें तो आज भी लोग जो है वह अंधविश्वास में हैं। आज भी आप देखते हैं कि लोग बाग जो है ऐसी जगह पे दान दे देंगे जहाँ पे शिक्षा नहीं मिलती है, लेकिन वहां दान दे देंगे, लेकिन शिक्षा पे आज भी लोग खर्च नहीं करना चाहते हैं। हालांकि शिक्षा से ही अब हमारा रास्ता खुलना है। बाबा साहब ने भी सबसे पहले, बाबा साहब के जो 3 स्लोगन थे उनमें सबसे पहले शिक्षा ही थी। और शिक्षा पे तो गवर्नमेंट शिक्षा से तो आप देखिए बिल्कुल विमुख करना चाहती है, शिक्षा से ध्यान हटाना चाहती है। शिक्षा वो अंधविश्वासों की तरफ आप देखिए, आज देश में कितने महाराज, कितने, और एक इतना सा बच्चा है, वो मेरे ख्याल से 8-10 साल का, 11 साल का, 10 साल का करीब होगा, वो भी पर्ची बनाने लगा है। वो भी आपने देखा होगा कई बार सोशल मीडिया पे, जो वो भी पर्ची बनाने लगा है। कोई आ रहा है तो हमारा देश कहाँ किस दिशा में जा रहा है? हाँ, किस दिशा में? पर्ची बनाने की दिशा में। जो भी अपना नित्य कर्म में, हाँ, जो आपको कोई ज्ञान नहीं होता 10-11 साल के बच्चे को दीन दुनिया का, वो शरीर नहीं संभाल पा रहा जो बच्चा। वो दूसरे की समस्याएं जो है ना, वो आते ही और पर्चे पे लिख के दे दे रहा है, जैसे डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिखता है ना, ऐसे वो लिख के दे दे रहा है कि आपकी ये समस्या है। इतना अंधविश्वास है। तो सर, अब जो बाबा साहब के 3 आपने कहा मूल मंत्र थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो क्या लग रहा है कि हमारा जो समाज है वो क्या इन 3 मूल मंत्रों पे चल रहा है? देखिए, सबसे ज्यादा इस समय ज्यादा बेस्ट होता जा रहा है। देखो, जिसने विश्वास पर जा रहा है, एक मिनट आपसे, जिसने इन पे चलना शुरू किया या जिसने इन पे विश्वास रखा, वो आज थोड़ा सभी तरीके से समृद्ध हुए हैं शिक्षा में। जब शिक्षा होगी तो आप आपके मैनर्स, एटिकेट्स उस तरीके से होंगे, समाज में आपको उस तरीके से आइडेंटिफाई, आपकी आर्थिक स्थिति आइडेंटिफाई किया जाएगा। और शिक्षा होगी तभी नौकरी लग पाएगी। हमारी नौकरी तो शिक्षा से ही लगेगी। ये मैं बता दूं, उनकी नौकरी जो है ना, सिर्फ चोटी रखने से और तिलक लगाने से लग जाएगी, क्योंकि उनका तो रिजर्वेशन 100% है। सारे
मंदिरों में उनका रिजर्वेशन है। जैसे मतलब इस देश में 2 ही रिजर्वेशन है खास करके, एक सफाई वालों का, एक ब्राह्मणों का। सफाई वालों को उन्हें पता है, डेट श्योर है वो कि हमें सफाई का काम करना है। अरे उनको बाबा साहब जब आपको भी वो मूल मंत्र अलग से थोड़ी देंगे, वो आप भी उसी में शामिल थे, आप भी शिक्षा की तरफ बढ़िए, छोड़िए झाड़ू। ठीक है, जब आप जिनको वाल्मीकि कहते हैं, जिनके आप अपने आप को वंशज बताते हैं, उन वाल्मीकि के हाथ में कभी झाड़ू देखा है क्या आपने? कलम देखा है ना। और ये बताते हैं कि उन्होंने रामायण जैसा ग्रंथ लिखा, रामायण जैसा ग्रंथ लिखा है उन्होंने, तो सोचो ना वो किस लेवल के होंगे। हाँ, तो वो कोई अलग तो नहीं थे, पुरुष ही हम जैसी मानव हमारे जैसे मानव थे, और उन्होंने इतना अच्छा ग्रंथ, इतना महाग्रंथ लिख दिया, बिल्कुल रामायण जैसा। तो फिर अगर तुम वाल्मीकि के वंशज बन रहे हो, उनके अनुयायी बन रहे हो, तो झाड़ू क्यों पकड़ रहे हो भाई? आप शिक्षा की ओर आप कभी किसी फोटो में नहीं दिखा सकते। आज मैं 66 साल की मेरी उम्र हो रही है, मैंने कभी किसी मतलब वाल्मीकि जी के हाथ में कभी कहीं झाड़ू का वो नहीं देखा। लेकिन सर ये भी तो है ना सर, अगर वो लोग काम नहीं करेंगे तो अपना घर परिवार कैसे चलाएंगे? नहीं, तो काम क्या एक ही रह गया है। अब पंडितों के बच्चे हैं, वो काम ही कर रहे हैं, वो भी तो झूठ बोल के मतलब कि जा तेरा भला होगा, तेरे शनि टल जाएगा, तेरा इतना दान दे जा, वो कमाई नहीं कर रहे क्या? तो क्या आप चाहते वो भी यही करें? नहीं, उन्हें कौन सी रोक लगा के गए थे बाबा साहब? उन्हें झूठ बोलने के लिए कह गए, तो इन्हें को सच बोलने के लिए कह गए? अगर देखिए दो लोग हैं, नहीं वो ठीक है, मैं शिक्षा को पीछे नहीं छोड़ रहा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप झूठ ही बोलो। मैं कह रहा हूँ, जब मान लीजिए हम और आप 2 समाज में हैं, तो बाबा साहब ने संविधान दिया, देश को संविधान दिया, जो कुछ कहा बाबा साहब ने सबके लिए कहा, तो आप कहाँ से सीख गए कि आप झूठ बोलेंगे, झूठ बोल के पैसा ठगेंगे किसी से? लेकिन सर ये भी तो देखिए ना, वाल्मीकि अगर अच्छी गद्दी पे भी बैठ जाए, साफ सुथरा जगह पे भी बैठ जाए, लेकिन तभी भी लोग उसके पास नहीं आएंगे। लेकिन अगर ये लोग अगर कूड़े में भी बैठ जाए तो भी लोग उनके जब आप अपने वाल्मीकि बनोगे, किस लिए इस जाति का टैग लगा हुआ है, इसीलिए मैं वही कह रहा हूँ। जब आप अपने आप को डिक्लेयर करोगे हम वाल्मीकि हैं, किसी के मुंह पे तो लिखा नहीं कि भाई कोई पढ़ लेता है सामने से आगे कि भाई वाल्मीकि साहब आगे, ठीक है, हमने आपको भी नहीं। अब आप अपने आप को खत्म कर डालो, जाति सरनेम खत्म कर डालो। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। इक्वलिटी तो तभी आएगी। इक्वलिटी अगर आप शर्मा बने रहेंगे तो मैं जरूर जाटव रहूंगा, जरूर जो है वाल्मीकि रहूंगा, जरूर यादव रहूंगा, कुशवाहा रहूंगा। अपने से शुरुआत करें। बिल्कुल सर। तो सर अब बाबा साहब ने ये भी कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। साथ में ये भी उन्होंने जोर दिया खास तौर पे महिलाओं की शिक्षा के लिए। क्योंकि घर में अगर एक महिला पढ़ती है तो समझ लो पूरे परिवार को पढ़ा देती है। बिल्कुल, महिलाओं परिवार के साथ साथ पूरे समाज को। बाबा साहब ने महिलाओं के तो सर्वांगीण विकास पर जोर दिया था, शिक्षा के लिए। क्योंकि पहले महिलाएं जो है ना घर की चूल्हे चौका में फंसे रहे, चार दीवारी चूल्हे चौका में फंसी होती थी। अपने ही समाज की महिलाएं नहीं, मैं समाज की भी महिला, समस्त जो है ना नारी जगत की बात कर रहा हूँ। उसमें कोई हमारी और आपकी नहीं रहेगी, वो समस्त नारी जगत जो विश्व का बिल्कुल 50% है। पूरी महिलाओं को उन्होंने मतलब शिक्षा, मतलब सभी तरह के शिक्षा के, आर्थिक, सामाजिक, नौकरियों में सभी समान अधिकार देने की बात कही उन्होंने। हिंदू कोड बिल उन्हीं के महिलाओं के लिए लेके आए थे विशेष रूप से, जो उस समय मतलब किसी विरोध के चलते पास नहीं हो पाया कांग्रेस संसद में, कांग्रेस के पीरियड में। सर ये बताइए, अब आप लोग अब देख रहे होंगे कि 10% आरक्षण जो है सवर्णों को दे दिया गया है जी, आर्थिक रूप से। हाँ, वो बगैर किसी डिमांड के दे दिया, बगैर किसी मतलब जो है ना उसका कोई नोटिफिकेशन है, उन्हें कोई डिमांड है, उनको दे दिया। हम अपने 1-1, 2-2% के उसके लिए इतना संघर्ष करते हैं, उन्हें ऐसे दे दिया। जातीय जनगणना की बात करें, आज तक नहीं हो पाई। नहीं हो, हाँ, जातीय जनगणना मेरे ख्याल से 81 में हुई थी। कब हुई थी मुझे थोड़ा सा इस पर वो हूँ, मतलब काफी दिन हो गए। जो ड्यू है उसे कराने नहीं चाहते। उन्हें पता है कि जातीय जनगणना जब पता चल जाएगी, जब वैसे तुम जातीयता की बात करोगे, जातीय आधार पे हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करोगे, भेदभाव करोगे, छुआछूत करोगे, तो भाई जब जातीयता के आधार पे तो जातीय गणना भी करो, ताकि हमें पता चले कि हमारे सरकारें बनती ही जातीय जनगणना कहते हैं हम करा देंगे। चलिए सर,
नहीं, वो जाति समाज जो जनगणना है बना देता है, गद्दी दे देता है। जाति बता के तो वोट लेके फिर वो भूल जाते हैं। फिर बाद में क्या हो जाता है, इनको फिर जाति जनगणना कराती ही नहीं है सर ये लोग। नहीं, जाति जनगणना करा देंगे तो फिर लोग अपने को नहीं प्रेफर करने लगेंगे। अपने वही है ना, जितनी जिसकी जनसंख्या बढ़ी और उतनी उसकी हिस्सेदारी आ जाएगी, पता चल जाएगी। साहब कांसीराम का नारा था, जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये बताइए सर, अब ये जाति जनगणना की तो आपने बोल ही दिया, लेटर एंट्री के लिए क्या कहना चाहेंगे? लेटरल एंट्री, हाँ आजकल IAS IPS जो है ना, लेटरल एंट्री से आ रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है एग्जाम की, लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए है लेटरल एंट्री, हमारे लिए नहीं है। लेटरल एंट्री उन्हीं लोगों के लिए 33% आरक्षण दिया गया है, उनको वो अलग से आरक्षण वो दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं। सर अब आप लोग चुनाव किस तरीके से चाहते हैं, बैलेट पेपर पे या नहीं? वो बैलेट पे होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो कारस्तानी होती है। जब जो मशीन, जो सपोज करिए ये मोबाइल है जिसको हमने बनाया है, तो इसमें हम क्या नहीं कर सकते? मतलब इसमें भी धांधली हो रही है। धांधली 110% हो रही है, उसमें तो गवर्नमेंट आना नहीं चाहती। अरे हम कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जब आप एज पर लॉ, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहे हैं और मतलब आपके मन में कोई छल कपट नहीं है, तो आपको तो वोट, अगर हम मतलब देश की जनता आपको सपोर्ट करेगी तो कैसे भी सपोर्ट करेगी भाई। रेजिंग हैंड करेगी भाई, EVM करेगी भाई, बैलेट करेगी, किसी भी करेगी। चुनाव पर वोटिंग नहीं किया भाजपा। हमारे साथ एक और सज्जन ने जुड़ चुके हैं। सर आप आ जाइए थोड़ा सा, आप भी अपने विचार रख दीजिए। आप बोल रहे थे, आ जाओ। तो सर क्या अपना पहले आप परिचय सर ये दे दीजिए, आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम चरण सिंह, गाजियाबाद से आप तो किसी मतलब कोई आपका संगठन है, क्या है? आप किसी संगठन से जुड़े हुए हैं? संगठन कोई नहीं, मतलब एक आम व्यक्ति है। तो सर क्या किस तरीके की आप स्थिति देख रहे हैं देश में जो चल रहा है? इस समय देश में जाति भेदभाव ज्यादा चल रहा है। जाति भेदभाव, लेकिन कहते हैं कुछ लोग आते हैं यहाँ धरने पर, कहते हैं जातियाँ रही कहाँ गई हैं? जातियाँ तो खत्म ही नहीं हुई, जातियाँ तो और बढ़ावा हो गया है। कहते कोई अगर हम होटल में जा रहे हैं, कहीं अगर हम किसी पहुंचे वाले के पास जाते हैं तो उसकी जाति पूछ के थोड़ी ना खाते हैं खाना, तो लेके खा ही लेते हैं। वो कॉमर्शियलाइज होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि वो उन्हें अपना धंधा चलाना है। वो हमसे जाति पूछेंगे तो कितने लोगों को अपने मतलब होटल में खाना बेचेंगे या कोई सेवा दे पाएंगे, कितना कमा पाएंगे? अगर हमसे जाति पूछेंगे, हमारी 85% मतलब हमारी पॉपुलेशन है, तो कमा लिया उन्होंने। कि ये जातियां है ही कहाँ? ये तो एक बवंडर फैलाया जा रहा है। कौन बवंडर फैला रहा है? जातियों के आधार पे तो आप बांट के वोट ले रहे हो। जातियों के आधार पे तो वोट आप ले रहे हो बांट के, और आप मतलब दोनों काम अपने ही करोगे। जातियों के आधार पे बहका के वोट भी आप लोगे और ये भी कहोगे जातियां हैं कहाँ। अच्छा ये बताइए सर, अभी आपने देखा होगा क्रीमी लेयर का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप लोग? मैम देखिए, जब तक इक्वालिटी नहीं आती है तो क्रीमी लेयर किस बात की है? मेरी एक बात समझ में नहीं आती। क्रीमी लेयर सपोज करिए, और क्रीमी लेयर से मान लीजिए मैं आज बेटर पोजीशन में आ जाता हूँ, तो क्या मेरी जाति बदल गई? नहीं। क्या मेरे साथ रोटी बेटी का संबंध होगा? अगर कर रहे हैं तो हटाओ, चलो उसको हम मान लेते हैं। आपके जो बच्चा होगा सर, वो तो शुरू से ही शुरुआत करेगा ना, सुनने से ही शुरुआत करेगा। बिल्कुल, वो कहाँ से वो क्रीमी लेयर में आ गया? क्रीमी लेयर में मैं हो सकता हूँ, मेरा बच्चा कहाँ से आ गया? अब मेरे आधार पर बिजनेसमैन को हम मान सकते हैं। अगर बिजनेसमैन अगर अपने बेटे को शुरुआत करता है तो वो तो अपने बाप की, अपने जो दादा है परदादा है उनकी विरासत संभाल रहा है। वो तो बिजनेस चल ही रहा है, लेकिन नौकरी करने वाला तो शून्य से शुरुआत करेगा। शून्य से शुरू करेगा। वो कहाँ से क्रीमी लेयर में? मैं सपोज करिए मैं MLA IAS रहना चाहिए, आप कहते हैं क्रीमी लेयर होना चाहिए? नहीं, क्रीमी लेयर के आधार पे मतलब SC ST के लोगों को बाहर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल SC ST, चूंकि कोई भी आदमी बनता है उसके अधिकार जब सभी को मिलेंगे, उसके अपने एफर्ट्स से बनता है। जो कोई भी कुछ बनता है तो वो उसके अपने एफर्ट्स होते हैं। अब उसका बच्चा करेगा एफर्ट्स तो वो बनेगा। कहते IPS बन गए आप, अब आपको क्या आरक्षण की जरूरत है? ठीक है, हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है तो बच्चों को कैसे आप बाहर कर देंगे? मतलब हमारे साथ हमारे बच्चों को कैसे आप? वो तो आज पैदा हुआ है, वो तो उसकी लाइफ तो आज शुरू हुई है, वो अभी पढ़ेगा कहाँ, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो लास्ट में आपको जनता देख और सुन रही है, क्या कुछ संदेश रहेगा खास तौर पे बहुजनों के लिए? सर बहुजनों के लिए यही संदेश रहेगा कि सारे लोग बाबा साहब के हिसाब से जो है ना
संगठित हो जाएं, अपने बच्चों को आप आधी रोटी खाएं, अपने बच्चों को शिक्षित जरूर बनाएं, बिल्कुल बिल्कुल बाबा साहब का स्लोगन भी था। संगठित रहें और संघर्ष आपस में न करें, संघर्ष उनसे करें जो आपसे घृणा और नफरत करते हैं। बिल्कुल और ऐसा भी संघर्ष ना करें, क्योंकि बाबा साहब आपके महापुरुष और विश्व रत्न रहे हैं। उन्होंने जो है ना आपको एक ऐसा अनमोल दस्तावेज दिया है जिसका कोई मोल नहीं हो सकता, जिसे सिर पर रख के मोदी जी झुकते हैं, सिर झुकाते हैं और बाद में उसी का विरोध भी करते हैं, मतलब उसका फायदा भी लेते हैं और उसको जो है ना खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो आप संवैधानिक तरीके से लड़ें, किसी से बेवजह ऐसे ना उलझें कि असंवैधानिक, ताकि कोई हमें ये न कहे कि भाई कैसे बाबा साहब के वंशज हैं आप। बाबा साहब के वंशज हमेशा बहुत ही सुलझे हुए रहे, संवैधानिक रहे, देश के लिए तो देखा आपने, ये जो दो सज्जन थे उनसे हमने बातचीत करी और खास तौर पे इनका यही रहा कि आपके पैरों में यदि चप्पल ना हो तो चलेगा, लेकिन हाथ में किताब होनी बहुत जरूरी है, आपके कलम होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कलम की ताकत जो है आपको वहां तक ले जा सकते हैं अगर इस देश को भी मैम, अगर मंदिरों में ही कुछ होता तो आज हम अपने बच्चों पे लाखों रुपए खर्च नहीं करते। हम सीधे मंदिर में ले जाके पंडित जी के पास में ले जाके बैठा देते, महाराज लो इन्हें आईएएस की डिग्री कहीं से दो, कैसे आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, पीसीएस बनाओ। तो सफलता की कुंजी ही पढ़ाई। और आज मैं आपको एक सूचना के लिए ये भी बता दूं अपने अंतिम संदेश में, जो लोग मंदिर में बैठ के हमें बहका रहे हैं उन सबके बच्चे देखिए आप, सबके जितने टॉप के लीडर हैं इंडिया के, तो फिर भी जाता है नहीं, वो ऐसा है ना, उसको अनपढ़ रखा जा रहा है ना, उसको उन चीजों से वंचित रखा जा रहा है, शिक्षा से वंचित, हजारों साल से वंचित है शिक्षा से। तो अब शिक्षा कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि हथेली पे रख दो आ गई, इसके लिए तो आपको जीवन खपाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम सर। थैंक यू। जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय।